नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी ये बातें जानते हैं। इसके साथ साथ मेरी सारी क्लासेस आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न की रहती है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर, अगर आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके साथ साथ मेरी सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट प्रश्न ही रहते हैं, जो कि मैं आपको काफ़ी ढूंढने के बाद ही आपको मैं बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। इसके साथ साथ मेरा कहने का ये मतलब ये है कि आप अगर कमेंट में आपके उत्तर कमेंट करते हैं, ठीक है, या तो फिर उत्तर कमेंट कीजिए, या तो फिर आप उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं उतना ज़्यादा लिखिए, क्योंकि आप जो भी लिखोगे वो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की पहला प्रश्न नंबर पहला है हमारा, देख लेंगे। गवर्नर जनरल जिनका नाम क्या था, लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैरकानूनी घोषित किया गया था? ऑप्शन देखेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन है। फटाफट इसका आंसर हमें कमेंट कर सेक्शन में बताइए। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम 5, ठीक है। अधिनियम 5 में क्या हुआ था इसमें, चलिए इसके बारे में कुछ ये जान लेंगे हम। तो गवर्नर, ठीक है, क्या नाम है उनका? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है। एलन बोरो के जो कार्यकाल के दौरान 1843 में 1843 में, ठीक है, 1843 में अधिनियम 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका अधिनियम 5 को पारित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1843 में। किसे पारित किया गया था? तो अधिनियम 5वें को पारित किया गया था। किसके कार्यकाल में? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में, ठीक है। आगे देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। किसे? दास्ता को, ठीक है, दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो देखो, अधिनियम 5वें के द्वारा किया गया था, जिसमें सन कौन सा था? 1843 में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 1861 में इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन देखेंगे हम, अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित गांगुली, या मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए हम जान लेंगे इसके बारे में। तो 1861 में इंडियन मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर समाचार एक पत्र था। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इंडियन मिरर समाचार पत्र की, ठीक है। आगे चलेंगे हम। मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी। किसने? ऑप्शन नंबर डी आपका, मतलब कि मनमोहन घोष और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ पर की थी? तो कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है कि देखो, एक तो 1961 में आपको प्रश्न में दिया गया है, परंतु अधिकतर जगहों पर नहीं दिया जाता है, ठीक है। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? तो कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता कहाँ पर है? भारत में। चलिए अगली ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? किसकी पूछा गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। ऑप्शन है आपके पास 9 अगस्त 1960, 6 अगस्त 1952, 15 सितंबर 1958 या 29 अगस्त 1960, ठीक है। चलिए तो फटाफट हमें इसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 6 अगस्त 1952, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में कुछ चीज जान लेंगे हम। तो देखो कि सुरेंद्र हाँ, देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना देख लेंगे पहले, कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 में, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब इसकी जो स्थापना होती है ना, किसकी? राष्ट्रीय विकास परिषद की, ठीक है। इसकी मतलब कि जब स्थापना होती है तो यह प्रधानमंत्री द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 में की गई थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास द्वारकानाथ टैगोर, सुरेंद्र बनर्जी, प्रसन्ना कुमार टैगोर या देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अब देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे हम, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहाँ पर है यह? तो यह कोलकाता में है। हमसे पूछा गया है इसकी स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। अब कब की गई थी इसकी स्थापना, वो भी देख लीजिए, किसकी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। इसकी स्थापना की गई थी 26 जुलाई 1876 में। ठीक है, 26 जुलाई 1876 में कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। अब देखो पूरी डिटेल्स जानेंगे हम। तो सुरेंद्र नाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का जो विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। ठीक है, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, इसका कांग्रेस में विलय कब कर दिया गया था? तो इस संगठन का जो कांग्रेस में विलय है वो 1885 में कर दिया गया था। स्थापना कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1876 में। कब? 26 जुलाई 1876 में। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। किसकी स्थापना की गई थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। चलिए, आपको यह प्रश्न यहीं पर याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अभी अभी हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय विकास जो परिषद है इसकी स्थापना किसने की गई थी? फटाफट कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हाँ, मैंने अभी आपको बताया है कि 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या बताया था अभी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इस परिषद की जो अध्यक्षता वह कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए और बहुत इजी भी है। आनंद मठ के लेखक कौन है? ऑप्शन देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए आनंद मठ के, अब देखो पहले आनंद मठ के बारे में जान लेंगे। जो आनंद मठ है ना, यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है आनंद मठ। ठीक है, इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की स्थापना की थी। कब की गई? तो 1852 में। ठीक है, अच्छा कब की गई थी? 1852 में की गई थी। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस उपन्यास में है। आपसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पूछा गया था कि जो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है वह कौन से उपन्यास में है? तो वह किसमें है? तो वह आनंद मठ उपन्यास में ही है। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अब देखो यह उपन्यास 700 के दौरान, मतलब 1700 है ना, इसके दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, हमसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 1852 में की गई थी। आनंद मठ क्या है? एक उपन्यास है जिसके द्वारा हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है इसी उपन्यास में लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है आपके पास 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, 7 मार्च 1931 या 8 मार्च 1931। ठीक है, चलिए देख लेंगे हम इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं हम, जो गांधी इरविन समझौता था यह कब हुआ था, इसके हस्ताक्षर कब किए गए? तो 5 मार्च 1931 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए देखेंगे हम, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, किस किस ने हस्ताक्षर किए गए थे? तो एक तो महात्मा गांधी हो गए और इसके साथ साथ कौन थे? लॉर्ड इरविन। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। मतलब कि जो अगले दिन क्या था, द्वितीय जो गोलमेज का सम्मेलन होने वाला था उसके सिर्फ एक दिन पहले जो गांधी इरविन समझौता है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि 5 मार्च 1931 में। किस किस के? एक तो महात्मा गांधी, आपको प्रश्न में ही मिल जाएगा, इनके साथ एक और थे जिनका नाम था लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। एक प्रश्न भी पूछा जाता है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो तारीखें होती है, पूछा था कि इस दिन क्या मनाया जाता है, जिसे इस तरीके से। ठीक है, तो इसे भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसे शहीद दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, ये मत भूलिएगा, शहीद दिवस भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, राजगुरु और सुखदेव को भी इस दिन फांसी दी गई थी। चलिए देख लेंगे हम। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड मिल गया था, आप सभी चीज जानते हैं। अब देखो, जॉन स्टैंडर की हत्या के आरोप में उन्हें फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ था, भगत सिंह के साथ साथ और थे राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, इनके साथ साथ दो लोग और थे, इन दोनों को भी फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए डेट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इसे है ना शहीद दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, शहीद दिवस इसे भी कहा जाता है, और एक गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी उसे भी शहीद दिवस कहा जाता है। तो अब याद रखिए कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ऐसा भी आ सकता है आपके पास, और ऐसा भी पूछ सकता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो आप दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि 19 मार्च 1931 को शहीद दिवस ही मनाया जाता है, क्योंकि इन तीन लोगों को फांसी दी गई थी। आप जानते हो स्वतंत्रता में इन तीनों का बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, काफ़ी लोग थे, परंतु कुछ लोगों के नाम हमें पता है, इसलिए इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? 19 मार्च 1931 पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कांग्रेस की कराची अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है जो कि 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, सबसे सिंपल सा है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, जो कि 1931 मतलब कि अधिवेशन शुरू हुआ था कब? 1931 में। पर कौन सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन। ऑप्शन है आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर M.A. अंसारी। चलिए फटाफट इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब देखो, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है इसकी जो अध्यक्षता की थी वह की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या की थी? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब आगे देखो कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा की गई थी। आगे देखेंगे, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो मौलिक अधिकार थे इसके साथ साथ आर्थिक नीति, इन दोनों पर क्या किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे, कराची अधिवेशन में क्या क्या चीजें पारित की गई थी? तो एक तो मौलिक अधिकार और एक आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1931 में कराची अधिवेशन था जो कि कांग्रेस का, ठीक है, इसके द्वारा यह अधिवेशन जारी किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? कौन सा पूछा गया है हमसे? होम रूल जो आंदोलन है जो कि 1916 में हुआ था। देखो कहीं कहीं पर डेट नहीं दी जाती है, सिर्फ इतना पूछ लेते हैं कि होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये किसने शुरू किया गया था। ठीक है, मैंने आपको इसलिए प्रश्न में ही बता दिया था कि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखो 1916 में जो होम रूल आंदोलन है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके पास फ्रेक बेसेंट, हेलाना ब्लावाट्स्की, चार्ल्स नोल्टवन या एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। अब देखो एनी बेसेंट ने 1916 में, प्रश्न में दिया हुआ है 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ, किसके साथ? बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। ऐसा पूछ लेते हैं कि किसके मतलब कि जो होम रूल के आंदोलन शुरू किया गया था यह एनी बेसेंट ने किसके साथ शुरू किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के साथ शुरू किया था। कब किया था? 1916 में किया गया था। तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इतने में से किसी भी प्रश्न में अगर कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो या आपको और जानना है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। और अगर आप किसी प्रश्न के बारे में जितना कुछ जानते हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।
इसके साथ साथ आपको अगर ये सारे प्रश्न याद हो गए हो और पिछले आपके रह गए हो तो क्लास कोई से भी नहीं छोड़ना है आपको। अगर क्लास आप किसी बाई चांस अगर आप ले नहीं पाते हो तो अगले दिन या जब भी आपको टाइम मिले आप क्लास ज़रूर लो। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहती है मेरी, 10 क्वेश्चन रहते हैं, परंतु 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एक प्रश्न से आपके में कम से कम 5 या 6 प्रश्न तैयार हो जाते हैं आपके, तो आप क्लास ज़रूर लीजिए। अगर आपकी छूट भी जाती है तो आप क्लास को ज़रूर लीजिए, ठीक है। चलिए